गरीब कुतिया की सच्ची कहानी। एक गांव में सुनैना नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो महिला बिल्कुल अकेली थी। ना तो उसके कोई बच्चे थे और ना ही उसके कोई आगे पीछे था। पति के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और पति की पेंशन से वो अपना गुजारा कर रही थी। आस पड़ोस वाले भी उसके साथ कोई नाता नहीं रखते थे। उसके घर कोई भी नहीं आता जाता था और उसे कोई अपने घर आने भी नहीं देता था, क्योंकि सभी अंधविश्वासी थे। उसके बच्चे न होने के कारण सब उसे अभागी मानते थे। सुनैना कभी खाना बनाकर खा लेती तो कभी बिना खाए ही उदास मन से सो जाती है। अब तो वो बस अपनी आने वाली मौत का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे उसका अकेलापन खाए जा रहा था। एक दिन की बात है, सुनैना अपने घर के आंगन में उदास बैठी थी कि तभी सुनैना की ओर एक गर्भवती कमजोर कुतिया आती है और आकर सुनैना के पास बैठ जाती है। सुनैना को उस पर बहुत तरस आता है। अरे अरे, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम तो गर्भवती हो ना? हाँ, और ऊपर से बहुत कमजोर भी लग रही हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम रोटी खाओगी? कुतिया गर्दन झुकाए सुनैना के आगे बैठी हुई थी। सुनैना समझ जाती है कि उसे भूख लगी है। सुनैना उसे रोटी लाकर देती है। रोटी खाकर कुतिया बहुत खुश हो जाती है और वो सुनैना के आगे पीछे खुशी के मारे उछल कूद करने लगती है। ये देखकर सुनैना को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उस कुतिया को सुनैना के साथ मानो जैसे लगाव हो जाता है। अगले दिन फिर से वो कुतिया उसी समय सुनैना के पास उसके घर के आंगन में आती है। सुनैना फिर से उसे रोटी खिलाती है। बस ये सिलसिला अब रोज ऐसे ही जारी रहा। कुतिया रोज घर आने लगी और सुनैना उसे रोटी खिलाने लगी। कुतिया अब सुनैना के साथ बहुत घुल मिल गई थी। वहीं सुनैना को भी कुतिया के साथ अपनापन सा महसूस होने लगा था। मुझे लगता है तुम भी मुझ अभागी की तरह अकेली हो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहना, मेरे घर में। मैं तुम्हारी देखरेख करूंगी और आज से तुम्हारा नाम निराली है। अब सुनैना ने निराली को अपने घर में रख लिया था। निराली सुनैना के साथ रहकर बहुत खुश थी। सुनैना उसका समय समय पर खान पान का ध्यान रख रही थी। थोड़े समय बाद निराली को 3 बच्चे पैदा होते हैं। सुनैना बच्चों को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार सुनैना के घर में इतनी चहल पहल और रौनक आई थी। बच्चे घर में उछल कूद करते थे तो सुनैना के मन को ठंडक मिलती थी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के आने के बाद घर में जैसे रौनक सी आ गई है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मेरे बच्चे भी नहीं थे, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। आज के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे समझकर पालूंगी। निराली और उसके बच्चों के आने के बाद सुनैना की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। सुनैना ने अब ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी पेंशन से आधी पेंशन निराली और उसके बच्चों पर खर्च करेगी, उसकी देखरेख करेगी, उन्हें खिलाएगी पिलाएगी। सुनैना निराली और उसके बच्चों को समय समय पर खाना दूध रोटी बनाकर देती थी। अब सुनैना जिंदगी को काट नहीं रही थी, बल्कि जिंदगी को जी रही थी और आगे भी निराली और उसके बच्चों के साथ जीना चाहती थी। पहली बार उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां आई थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। सुनैना की खुशियां गांव वालों को खटकने लगी थी। सुनैना का ही एक पड़ोसी मंगल था, जो सुनैना और उसके पालतू कुत्तों को पसंद नहीं करता था और वो सब गांव वालों को सुनैना के खिलाफ भड़काता है। फिर एक दिन सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और सारे गांव वाले सुनैना को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। देखो भाई और बहनों, मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लग रही है। जब से इस काकी ने गांव में कुत्तों को पालना शुरू किया है, तब से हमारे गांव में कितनी गंदगी फैल गई है। मुझे लगता है हमें इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या हुआ है मौसी तुम्हें बुढ़ापे में? क्या करने जा रही हो? खुद की तो तुम्हें कोई औलाद हुई नहीं और चली हो कुत्ते पालने। पति की अच्छी खासी पेंशन मिलती है, चुपचाप घर बैठकर आराम से खाती क्यों नहीं हो? इस बुढ़ापे में भी कुत्ते पालने का शौक है? हाँ काकी, हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से तुमने कुत्ते रखे हैं तब से वो कुत्ते हमारे घर के आंगन में और गली में आकर गंदगी फैला रहे हैं। हाँ काकी, मंगल सही कह रहा है। ये बात बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम क्यों तुम्हारी वजह से गंदगी सहें? तुम्हारे कुत्ते गलियों में और घर के आंगन में इतनी गंदगी फैला रहे हैं। तुम जल्द से जल्द इन कुत्तों को इस गांव से दूर छोड़ाओ। सुन लिया तुमने काकी? गांव वाले क्या कह रहे हैं? किसी को भी तुम्हारे ये कुत्ते पसंद नहीं आ रहे हैं।
अगर तुमने इन्हें गांव से नहीं निकाला तो सारे गांव वाले तुम्हें भी इन कुत्तों के साथ गांव से निकाल देंगे। हाँ। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा ना कहो। मुझ बूढ़ी गरीब पर तरस खाओ। तुम्हें अगर इन कुत्तों की वजह से दिक्कत हो रही है, अगर वो गंदगी फैला रहे हैं, तो मैं खुद सुबह शाम तुम्हारे घर के आंगन में और गली में झाड़ू लगा दिया करूंगी, साफ सफाई करूंगी। सुनैना को निराली और उसके बच्चों के लिए गांव वाले बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद भी सुनैना चुपचाप सबकी बातें सुनती रही, क्योंकि वो निराली और उसके बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। इसलिए उसने पूरे गांव में झाड़ू लगाना भी मंजूर कर लिया। अब वो सुबह शाम सबके घरों के आंगन में और गली में झाड़ू लगाने लगी थी। वहीं मंगल को अभी भी चैन नहीं मिला था। उसे सुनैना से बहुत दिक्कत थी। ये बुढ़िया तो गांव के सभी के घरों के आंगन में झाड़ू लगाकर गंदगी साफ कर रही है और गांव वाले भी अब चुप है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक दिन की बात है, सुनैना बहुत परेशान बैठी थी, क्योंकि निराली के बच्चे अपनी माँ के लिए घंटों से तड़प रहे थे, दूध के लिए रो रहे थे, लेकिन निराली काफी देर से घर नहीं लौटी थी। सुनैना परेशान हो रही थी कि निराली आखिर गई कहाँ। बच्चों, मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम कब से माँ के दूध के लिए तरस रहे हो, लेकिन ये निराली ना जाने कहाँ रह गई है। तभी सुनैना निराली को ढूंढने बाहर निकलती है। सुनैना पूरा गांव छान मारती है, सबसे निराली के बारे में पूछती है, लेकिन निराली का कोई अता पता नहीं था। उदास मन से सुनैना घर आ जाती है और निराली के लिए बहुत रोती है। वहीं निराली के बच्चे भी अपनी माँ के लिए बहुत रो रहे थे, लेकिन निराली कभी घर नहीं लौटती। ऐसे ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, सुनैना को निराली की बहुत याद आ रही थी। उसकी याद में वो अपने घर के आंगन में बाहर बैठकर रो रही थी कि तभी गांव का एक छोटा सा बच्चा मोहन आता है। दादी, तुम रो क्यों रही हो? सुनैना उस बच्चे को बताती है कि उसे उसकी निराली की बहुत याद आ रही है और उसके बच्चे दिन रात अपनी माँ को याद करके बहुत रोते हैं। तभी मोहन उसे बताता है, दादी, मैं ये बात तुमसे बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मी पापा मुझे तुमसे मिलने नहीं देते थे। वो मुझे तुम्हारे पास आने से मना करते हैं, लेकिन आज मैं मम्मी पापा से छुपके तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें निराली के बारे में कुछ बताना है। जानती हूँ दादी, एक दिन मंगल काका ने निराली को रोटी खिलाकर अपने पास बुलाया। निराली रोटी खाने के लालच में उसके पास गई थी। मंगल काका ने रोटी में जहर मिलाया था। निराली ने जैसे ही वो रोटी खाई, निराली मर गई और उसके बाद निराली को उसने एक बड़े से बोरे में भरा और घसीट के नदी में फेंक दिया। मंगल काका अच्छे इंसान नहीं है। ये सब मैंने चुपके से अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनकर सुनैना को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो निराली के लिए बहुत रोती है। मंगल, ये तुमने क्या किया? तुमने दूध पीते छोटे छोटे बच्चों से उनकी माँ को ही छीन लिया। हे भगवान, इंसानियत कहाँ चली गई है? आजकल लोगों में तरस नाम की चीज ही नहीं बची है। कितना गलत कर जाते हैं और फिर अपनी गलती पर पछतावा भी नहीं करते। उसी दिन की बात है, मंगल काम से घर लौट रहा था। वो घर के लिए हाथ में कुछ खाने का सामान लाया था, जिसे देखकर एक आवारा बहुत ही भयंकर और खूंखार कुत्ता उसके पीछे लग जाता है और उसके पीछे पीछे गांव तक पहुंच जाता है। वो कुत्ता खाने के सामान के लिए मंगल पर झपट पड़ता है। मंगल सामान को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उसी के ऊपर कूद पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसके सारे कपड़े फाड़ देता है, उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। अरे अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ! अरे ये कुत्ता मुझे मार डालेगा! उस खूंखार कुत्ते को देखकर कोई भी गांव वाला उसके पास आकर उसको बचाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन उसी समय वहां पर निराली के तीनों बच्चे खेल रहे थे। जब वो देखते हैं कि उनके ही गांव के एक सदस्य पर खूंखार कुत्ते ने हमला बोल दिया है। वो तीनों छोटे छोटे जरूर थे, लेकिन फिर भी उन तीनों में साहस बहुत था। तीनों मिलकर कुत्ते पर हमला कर देते हैं और उसे गांव से बाहर भगा देते हैं। साथ ही मंगल की भी जान बचा लेते हैं। इस तरह से मंगल अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा था। तभी वहां पर सुनैना भी आ जाती है। देखा तुमने मंगल, कैसे निराली के तीनों बच्चों ने आज तुम्हें इस खूंखार कुत्ते से बचाया। अगर ये ना होते तो कोई हिम्मत नहीं करता तुम्हें बचाने की और शायद तुम्हारी जान भी चली जाती।
लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, तुम्हें मेरे साथ दिक्कत थी। हमेशा तुम मेरे खिलाफ गांव वालों को भी भड़काया करते थे, जिस वजह से तुमने धोखे से रोटी में जहर मिलाकर निराली को खिलाया और उसे मार दिया। क्या तुम में इतनी भी इंसानियत नहीं बची थी कि तुमने छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया? क्या बिगाड़ा था उस बेजुबान ने तुम्हारा? अब तुम जितने भी पुण्य करोगे ना, तुम्हारा ये पाप कभी भी मिटने वाला नहीं है। मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ काकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने इस पाप को कैसे मिटाऊं। अब क्या फायदा मंगल पछतावा करके? जो करना था वो तुमने कर दिया। देखा तुम सब गांव वालों ने, जानवर कितने वफादार होते हैं। इन्हें मैंने पाला है, लेकिन ये वफादारी पूरे गांव के साथ निभा रहे हैं। कितने मासूम होते हैं जानवर। ये तो इस बात से भी बेखबर हैं कि जिसको इन्होंने आज बचाया, उसने ही उनकी माँ को मारा है। मंगल पछतावे की आग में चल रहा था। वहीं गांव वालों को जब मंगल की सच्चाई पता चलती है तो सभी उससे नफरत करने लगते हैं और फिर सुनैना और निराली के बच्चों से सभी प्यार करने लगते हैं। अब निराली के बच्चों का केवल सुनैना ही नहीं बल्कि पूरा गांव मिलकर ध्यान रखता था और अब सुनैना के साथ भी सभी गांव वाले अच्छे से घुल मिलकर रहने लगे थे। उसे ये महसूस नहीं होने देते थे कि वो अकेली है। सब उसके घर पर जाया करते थे और अब उसे भी अपने घर पर बुलाते थे। चिन्नू, एक तू ही मेरा सहारा है जो मुझे समझता है। मेरे बुरे दिनों में सब मुझे छोड़ के चले गए, पर सब धन और घर के लालच में होते हैं। पर तुम्हें किसी चीज का लालच नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं, पर फिर भी तुम मेरे साथ खड़े हो। नथु एक बहुत ही मेहनती आदमी था। उसके घर में उसकी बीवी, बेटी और बेटा था। कुछ समय पहले की बात है। नथु पैसे कमा के लाता था और उसका बेटा जुए में उड़ा देता था। जब भी नथु उसे ऐसे काम करने के लिए रोकता, उसकी बीवी बीच में टांग अड़ा देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, मेरे साथ काम करने में हाथ बटाने के बजाय तुम जुआ खेलते हो दिन रात। जो कुछ मैं कमाता हूँ उसे भी उड़ा देते हो। मैं तुम्हें कह देता हूँ, अब ये सब घर में नहीं चलने वाला। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा? क्या मतलब है? ये सब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, हमारा भी है। और ये क्या बार बार मेरे बेटे को डांटते रहते हो? एक ही तो बेटा है हमारा। तुम इसके लिए नहीं कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो? पर तुमने तो इसे अपना बेटा कभी माना ही नहीं है। ये कुत्ता तुम्हारा बेटा है। अपने बेटे से ज्यादा तो तुम इसको प्यार करते हो, तभी क्या कुछ नहीं खिलाते तुम इसको। सुनो, मैं भी कह देती हूँ, मेरे बच्चे को जो मन में आएगा वो करेगा। हाँ। तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है। याद रखना, ये एक दिन हमें डुबा देगा। नथु का बेटा मन ही मन सोचने लगता है, आज मैं सबसे बड़ा और आखिरी दांव खेलूंगा बाबा, और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। नथु का बेटा उस दिन फिर से जुआ खेलता है और बदले में सारे खेत, घर-बार सब कुछ लगा देता है। उसे उम्मीद थी कि आज तो वो बड़ा हाथ मारेगा और बहुत सारा धन जीतेगा और बहुत अमीर बन जाएगा, पर ठीक उसके उल्टा हो गया और सब कुछ हार गया। और इस बात से वो काफी डर गया। भागता हुआ वो घर आता है। माँ, माँ। हाँ बेटा बोल, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बहुत चिंता हो रही थी मुझे। देख कितनी रात हो गई है, कहाँ रह गया था तू? माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों है? माँ, मैंने बड़ी बाजी जीतने के लिए खेत और सब कुछ दांव पे लगा दिया और ये सब कुछ जुए में हार गया मैं। माँ। क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? माँ, बाबा अब क्या कहेंगे? ये क्या किया तूने बेटा? चल कोई बात नहीं, तेरे बाबा को मैं देख लूंगी। पीछे खड़ा नथु सब कुछ सुन रहा था। क्या तुमने सब कुछ डुबा दिया? ये कह के नथु अपने सर पे हाथ रख के सर पीटने लगता है।
मैं पहले से ही इस लड़के को बार बार रोकता था, पर तुमने इसकी हरकतों को बढ़ावा दिया। अब भुगतो। उसी समय 4-5 गुंडे हाथ में डंडा और बंदूक लेकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, चलो चलो, घर खाली करो जल्दी से, ये सब अब हमारे मालिक का है। भाई साहब, हम कहां जाएंगे? रहम करो हम पे, मत छीनो ये हमसे। चलो चलो, निकलो यहां से। ये सब पहले अपने बेटे को समझाना था, जिसने जुए में सब कुछ लगा दिया। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चों, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी नानी के घर जाएंगे। माँ, पिताजी भी हमारे साथ जाएंगे? हाँ, उनको साथ लेकर क्या करना? तुम्हारा बाप अब किसी काम का नहीं रहा, न पैसा न घर बार, कुछ नहीं रहा। फ्री का थोड़े पालना उसको अपने मायके में, रहे अपने कुत्ते के साथ, जहाँ मर्जी वहाँ। हाँ। यह सुनकर नथु को बहुत दुख हुआ और वो सोच रहा था कि जब तक उसके पास सब कुछ था, सब उसके पास थे। जैसे ही सब खत्म हुआ, सब छोड़ के चल दिए बिना उसके बारे में सोचे। नथु की बीवी अपने बेटा बेटी को लेकर मायके चली जाती है और नथु के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचता। इसलिए उसने एक पेड़ को ही अपना घर बना लिया। उसी पेड़ के साए में दिन रात बैठा रहता। जहां सबने नथु को छोड़ दिया था, वही चिन्नू उसके हमेशा साथ रहने लगा। जहां मालिक जाता, पीछे पीछे वो भी चल पड़ता। नथु चिन्नू के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, चिन्नू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नए सिरे से काम शुरू करूँ। शहर में मेरे जो नए सेठ है ना, उनसे कुछ पैसे उधार लेता हूँ। उनसे मेरी अच्छी बनती भी है, शायद वो मेरी मदद कर दें। अगले दिन नथु चिन्नू को साथ लेकर सेठ के पास जाता है और सेठ को सारी बात समझाता है। सेठ जी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और सेठ जी, जल्द से जल्द मैं आपको सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है नथु, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मुझे तुम्हारा ये कुत्ता बहुत पसंद आया है और ऐसा लगता है कि तुम भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इसलिए जब तक तुम पैसे नहीं लौटा दोगे, ये कुत्ता मेरे पास गिरवी रहेगा। नथु सेठ की बात सुनकर परेशान हो जाता है कि वो चिन्नू को कैसे गिरवी रखे। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया, तब एक चिन्नू ही था जो उसके पास खड़ा रहा। पर साथ में वो ये भी सोच रहा था कि काम शुरू करने के लिए उसे पैसे की बहुत आवश्यकता है। नथु चिन्नू से बात करता है। नथु नीचे बैठे चिन्नू के सर पे हाथ फेरता है। चिन्नू, तू भी चाहता है ना कि मैं फिर से काम शुरू करूं? तू इसमें मेरी मदद करेगा ना? सेठ जी ने ये शर्त रखी है, जब तक मैं पैसे ना लौटा दूं, तब तक मैं तुम्हें उनके पास छोड़ूं। मुझे मजबूरन सेठ के पास तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करना, बहुत जल्द ही मैं सेठ के पैसे लौटाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नथु चिन्नू को सेठ के पास छोड़ के वहां से जाने लगता है, पर मन ही मन चिन्नू के लिए बहुत दुखी था। चिन्नू रोते हुए अपने मालिक को जाते जाते देखता है, पर वो नथु के साथ जाने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि वो अपने मालिक की मजबूरी को बखूबी जानता था। उसे यकीन था कि उसका मालिक एक दिन जरूर आके उसे ले जाएगा। ऐसे ही नथु ने जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका अपना काम बहुत अच्छा चलने लगा। वहीं सेठ के घर पे एक दिन बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। चोर सब कुछ लूट के ले जाते हैं। जब चोर चोरी कर रहे थे, तब चिन्नू पीछे से खड़ा होकर सब देख रहा था, और जब चोर वहां से निकलने लगे तो चिन्नू भी उनका पीछा करते हुए जाता है। चिन्नू देखता है कि चोर जंगल में एक जगह गड्ढा खोदकर सारा चोरी किया हुआ माल डाल के छुपा रहे हैं। हाय, इस माल को यहीं छुपा लेते हैं, जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर आके माल ले जाएंगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, हम इस माल को यहीं छुपा लेते हैं, और अगर पुलिस हमें पूछने आ भी गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद हम आके माल निकाल ले जाएंगे, और वैसे भी किसी को क्या पता कि हमने माल कहाँ रखा है। लेकिन चिन्नू चुपके से सब देख लेता है। चिन्नू जब घर आता है तो देखता है कि सेठ सर पे हाथ रख के रो रहा है। अरे, मैं तो लुट गया, जीवन भर की कमाई मेरी चोरी हो गई, लुट गया। चिन्नू सेठ को रोते हुए देखता है और सेठ का कपड़ा खींच के ले जाता है। सेठ समझ जाता है कि चिन्नू उससे कुछ कहना चाहता है, पर वो भी उसके साथ साथ चलता है।
चिन्नू सेठ को उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर चोर ने चोरी का माल दबा रखा था। चिन्नू उस जगह को जीभ से चाटने लगता है और सेठ समझ जाता है कि इस जगह के अंदर जरूर कुछ दफनाया हुआ है और वो उस जगह को खोद के देखता है। सेठ का सारा माल वहीं पड़ा था। तब सेठ चिन्नू को गले से लगा लेता है। चिन्नू, तुम कितने वफादार हो। मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ और मैंने तुम्हें पैसे के बदले बंधक रखा, तुम्हें तुम्हारे मालिक से दूर किया। मैं कितना बुरा हूँ। अब चाहे नथु मुझे पैसे लौटाए या ना लौटाए कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें बंधक नहीं रखूंगा। तुम आज से आजाद हो। सेठ चिन्नू को आजाद कर देता है और उसके मालिक के पास भेज देता है। चिन्नू भी खुशी खुशी अपने मालिक के पास अपने घर निकल जाता है। उधर नथु का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने सेठ के पैसे इकट्ठा कर लिए थे। वो सेठ को पैसे वापस करने और चिन्नू को वापस लेने जा रहा होता है। नथु बहुत खुश हो जाता है कि वो सेठ का उधार चुका के चिन्नू को घर ले आएगा। तभी रास्ते में उससे चिन्नू मिल जाता है। चिन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने सेठ के पास आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाग के आ गए हो? तुमने मेरी नाक कटवा दी। सेठ मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तुमसे इतना सब्र नहीं हुआ। मुझ पे यकीन नहीं था कि मैं आकर ले जाऊंगा। सेठ क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नथु डंडा उठा के चिन्नू को खूब मारता है। चिन्नू खून से लाल पड़ जाता है और वो चुपचाप अपने मालिक की मार सहता है। तभी चिन्नू के गले से एक चिट्ठी गिरती है जो सेठ ने नथु के लिए लिखी होती है। नथु उस चिट्ठी को उठा के पढ़ने लगता है और चिन्नू मार खा के दूर जाकर बैठ जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, नथु, ये कुत्ता इंसानों से भी ज्यादा वफादार है। इसने मेरा घर लुटने से बचाया। मैं इसका मालिक तो नहीं हूँ, फिर भी इसने मेरे साथ वफा निभाई। सोचो तुम्हारे लिए ये क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा। मैं इसे इस बंधन से आजाद करके तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम इसे आज से खुद से कभी दूर मत होने देना और तुम्हारा कर्ज भी माफ। फिर नथु को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है कि वो भाग के नहीं आया, बल्कि उसे सेठ ने ही आजाद किया है। नथु वही डंडा उठा के अपने हाथ पे मार मार के लहूलुहान करने लगता है जिस हाथ से उसने चिन्नू को मारा था। चिन्नू को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो मालिक के पास आके उसका डंडा खींच के फेंक देता है। नहीं चिन्नू, तोड़ डालने दे मुझे इन हाथों को जिससे मैंने इतना बड़ा पाप किया। मुझे मार, तूने हर समय मेरा साथ दिया और मैं कितना बुरा हूँ। तुझे दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया। चिन्नू, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। चिन्नू बहुत खुश हो जाता है और अपने मालिक को चाटने लगता है। इस तरह से चिन्नू और नथु साथ में रहने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।